Hi everyone, we are solving UPSC 2025 PYQs. We are solving medieval history questions today and we'll see कि सिमिलर क्वेश्चंस ऐसे ही कहाँ कहाँ पूछे गए हैं जिनको आप रेफर कर सकते थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और सभी नोट्स कर लेंगे इकोनॉमिक हिस्ट्री के जो अभी आने के चांसेस हैं। इसके अलावा कुछ जैसे तमिलनाडु टेट या फिर यूके ट्रिपल एससी ऐसे कुछ प्रश्न पहले भी पूछे गए हैं जो यूपीएससी में भी रिपीटेड हमने देखे 2025 में, जैसे 2022-23 में ये पूछ लिया गया था, 2013 में तमिलनाडु टेट में ही पूछ लिया गया था। तो ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो रिपीट हो सकते हैं, उन्हें भी देख लेंगे। ओके, इससे पहले हमने एंशंट हिस्ट्री की जो वीडियो है वो कवर कर ली है, उसमें हमने एंशंट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के पीवाईक्यूज देखे हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द इरिगेशन डिवाइस कॉल्ड अरघट्टा वॉज। अरघट्टा देखिए, क्या ये वाटर बैग था या फिर लार्ज व्हील था विद अर्दन पॉट्स एंड टाइड टू द आउटर एंड ऑफ इट्स स्पोक्स। ठीक है, कुछ कीवर्ड्स हैं इसमें ध्यान रखने हैं। क्या ये अर्दन पॉट था ड्रिवन बाय बुलॉक्स, लार्जर वाटर बकेट था पुल्ड अप बाय रोप डायरेक्टली बाय हैंड्स। सो कीवर्ड्स पे ध्यान देना है थोड़ा। जैसे अरघट्टा है ना, उसमें एक घट्टा वर्ड है जो ट्रेडिशनली बहुत यूज़ में आता था, किसके लिए? पॉट्स के लिए। ठीक है, तो जिसमें भी आपको पॉट वर्ड नहीं दिखेगा वो आपको एलिमिनेट करना है। इसमें पॉट नहीं है तो ये एलिमिनेट हो गया और इसमें पॉट नहीं है तो ये एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शंस बच रहे हैं, इनमें से कुछ हो सकता है। और जो अर्घ है ना, अर्घ ये किसके लिए होता है? इसका मतलब होता है स्पोक्स के लिए। ठीक है, तो जहाँ पर भी स्पोक वर्ड है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो हमारा क्या होगा? असल में ये एक लार्ज व्हील है जो आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, विद अर्दन पॉट्स टाइड टू आउटर एंड ऑफ इट्स स्पोक्स। ठीक है, तो देखिए तीन कीवर्ड है, एक तो व्हील है, पॉट है और स्पोक्स है। जहाँ पर इनका कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है वो हमारा सही आंसर होगा। ओके, ये एक बड़ा चक्का है जिसकी अराउ यानी स्पोक्स के बाहरी छोरों पर मिट्टी के पात्र बंधे होते हैं। तो ये क्या था? इरिगेशन डिवाइस था एक। ठीक है, मिडिवल इंडिया और एंशंट इंडिया में भी यूज़ होता था। अब ऐसे कीवर्ड्स ना हिस्ट्री में बहुत सारे होंगे, आप याद नहीं कर पाएंगे, इसलिए रूट वर्ड्स पर जाना है कि घट्टा वर्ड या अर्घ वर्ड, ये इस तरीके के वर्ड्स हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी कि ऐसे सिमिलर प्रश्न ऑलरेडी पूछ लिए गए हैं। अगर आप स्टेट पीसीएस या फिर स्टेट पीएससी को फॉलो करते हैं, किसी भी सारी स्टेट पीएससी के अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे जो यूपीएससी हमेशा रिपीट करती है। ऐसा ही प्रश्न यूके पीएससी एई 2013 में पूछा गया था। फॉर विच पर्पज अरघट्टा और घाटी यंत्र वॉज यूज्ड। तो ये इरिगेशन पर्पज के लिए यूज होता था। और यहाँ पर क्या है? एविडेंसेस ऑफ सिमिलर डिवाइस फाउंड, इसका मेंशन हमें कहाँ मिला है? पंचतंत्र में भी मिला हुआ है। पंचतंत्र क्या है? बुक है। और राजतरंगिणी बुक में भी मिला हुआ है, जिसमें लिखा गया है कि चकलावट्टका जो है वो सिमिलर डिवाइस थी। और इसी को ही हम क्या कहते हैं? घाटी यंत्र कहते हैं। घाटी यंत्र हो सकता है कि ये इन्वेंटेड हो इंडिया का ही, मतलब इंडिया में ही इन्वेंट हुआ हो। अदर साइड क्या कहता है कि हो सकता है कि ये दिल्ली सल्तनत के टाइम पर इस डिवाइस ने यहाँ एंट्री ली होगी। और बाबर नामाबे में मेंशन है कि इन्होंने सिमिलर ऐसी ही कोई डिवाइस पंजाब प्रोविंस में यूज़ की थी। ठीक है, ये इकोनॉमिक हिस्ट्री के पार्ट है। इकोनॉमिक हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, जैसे अरघट्टा में आरा जो है ना वो स्पोक के लिए यूज़ होता है और घट्टा जो है वो पॉट के लिए यूज़ होता है। इट रेफर्स टू ट्रेडिशनल वाटर लिफ्टिंग डिवाइस यूज्ड इन एंशंट और मिडीवल इंडिया। इसमें हम वेल्स में से पानी निकालते हैं यूजिंग बुलॉक और कैमल्स, ये भी इस पर इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। फिर अरघट्टा जो है वो एक पर्शियन व्हील के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें व्हील कीवर्ड भी मिल गया। और लेटर टर्म्स में इसे हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में रेहत के नाम से भी जाना जाता था। अदर इरिगेशन डिवाइसेस ऑफ पीरियड जैसे एंशंट और मिडीवल में है। अब ये कीवर्ड्स हो सकते हैं, अगली बार मैं डायरेक्ट इसको दे देंगे कि चरास और मशाक क्या है। तो ये भी क्या होती थी? वाटर बैग्स होते थे, लेदर वाटर बैग्स होते थे। इनका जो है हमने ऑप्शन में देखा था अभी क्वेश्चन, अगली बार में इन पर प्रश्न बन सकता है कि ये क्या है। तो ये लेदर वाटर बैग्स होते थे जो कि रोप से या पुले से ऑलरेडी पुल किए जाते थे, खींच लिए जाते थे। इसमें इस बैग में पानी खींचा जाता था। ठीक है, और मॉट जो है वो एनिमल पावर्ड बैग होते थे या फिर पॉट लिव्स होते थे, इसमें एनिमल का यूज़ किया जाता था। और देकली या फिर सदूफ जो होते थे वो हैंड ऑपरेटेड लेवर सिस्टम होता था, जिसमें भी जो स्मॉल इरिगेशन सिस्टम है ना, उसमें स्मॉल स्केल इरिगेशन उसके लिए इसे इस्तेमाल में लाया जाता था। तो ये कीवर्ड्स हमारे हैं।
फिर है हमारे पास अदर इरिगेशन सिस्टम, जैसे विजयनगर में अगर कभी आता है आर्ट एंड कल्चर में योगदान बताइए, तो जो इंजीनियरिंग वगैरह है, ठीक है, उनमें क्या योगदान हो सकता है वो देखिए। और ये वाटर डिवाइसेस बनाने के लिए एक आर्किटेक्चर भी आपका होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, तो उस वाले पोर्शन में आर्ट एंड कल्चर जीएस का जो वन है, GS1 पेपर, उसमें डाल सकते हैं आप इसे। विजयनगर में इनॉर्मस मदाक लेक है जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया था, वो अपने टाइम की क्या थी, सिविल इंजीनियरिंग मार्वल बताई जाती है, ठीक है, आर्किटेक्चर में डाल सकते हैं इसे। आईने अकबरी मेंशन करती है देबर लेक ऑफ मेवाड़, ठीक है। देखिए लेक्स जो है ना, ये पूछे गए हैं क्वेश्चन में कि ये देबर लेक कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में है। और अदर लेक्स राजस्थान की हैं जो कि 17th सेंचुरी में कंस्ट्रक्ट की गई थी, जैसे उदय सागर जो कि मेवाड़ में है, और राजसम, जैसम रिजर्वोयर्स, इनके बारे में भी बताया गया है। और सुल्तान फिरोज शाह तुगलक थे ना, उन्होंने काफ़ी कैनाल्स को बनाया था अराउंड इंडो गैंजेटिक दोआब। 14th सेंचुरी में इन्होंने ये कैनाल्स कंस्ट्रक्ट करवाई थी। फिर कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इसी तरीके की टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है, जैसे अगत्ती, उनकड्डी या फिर दिनका, इन सबको डिस्क्राइब करने के लिए यूज में लाया जाता था किसे, वाटर ड्राइंग डिवाइसेस ही ये हैं, जो कि फीचर करती है हॉरिजॉन्टल बीम है विद बकेट, ठीक है, इनके पास इनमें बकेट लगे होते थे और हॉरिजॉन्टल बीम की हेल्प से इनको बनाया जाता था। ओके, नेक्स्ट वन, जैसे एक टर्म है बाना, इसको भी डिस्क्राइब करते थे, जैसे घाटी इरिगेशन ऑफ पेडी फील्ड्स, ठीक है, घाटी वर्ड हमने देखा था, इरिगेशन से ही रिलेटेड है, और पेडी फील्ड्स के इरिगेशन के लिए पर्टिकुलरली बाना टर्म को डिस्क्राइब किया जाता था। फिर है साउथ राजस्थानी इंस्क्रिप्शंस हैं कुछ, जिनमें लिखा है इरिगेशन के बारे में कि वो क्या यूज़ करते थे, धीमादा, ढीकू, अरहट्टा और अरघट्टा, ठीक है। देखिए ये आरपीएससी में आया हुआ प्रश्न है, बहुत बार आरपीएससी का फेमस प्रश्न है, और इसमें भी यूपीएससी में भी ये पूछा गया था। और पल्लवा एंड चोलास क्या यूज़ करते थे, ये टैंक इरिगेशन, इनका मोस्ट ऑफ द पार्ट था इरिगेशन परसेंटेज में, यूजिंग डिवाइसेस में, ठीक है। तो टैंक इरिगेशन प्रेफर करते थे, जैसे कि एक राजेंद्र चोला है, इन्हीं के बारे में इस बार 2025 में प्रश्न पूछा गया था। राजेंद्र चोला, इनकी एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, वो है तिरुवलंगड़ू, जिसमें डिस्क्राइब ये कॉपर प्लेट में लिखा गया है कि इन्होंने कंस्ट्रक्ट कराए थे कुछ टैंक, जिनका स्पेसिफिक नाम जैसे चोल गंगा है और वीरानेरी टैंक है, ये फेमस कुछ टैंक्स थे। अगर आप आर्ट एंड कल्चर में इनको रेफर कर सकते हैं, चोला के बारे में पूछा जाता था, इस बार पांड्या के बारे में पूछा गया है मेंस में, तो उनके आप कंट्रीब्यूशंस को लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द डे, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इन एंशिएंट इंडिया हैड अज्यूम्ड द टाइटल्स मट्टाविलासा, विचित्र चित्त एंड गुणभरा। तो ये आपके क्या हैं, प्राचीन भारत में कौन से शासक ने मत्तविलास, विचित्र चित्र और गुणभरा उपाधियां धारण की थी? महेंद्र वर्मन फर्स्ट थे, सिम्हा विष्णु थे, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट थे, या फिर सिम्हा वर्मन थे? तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, महेंद्र वर्मन फर्स्ट थे। ये पल्लव रूलर थे और इम्पॉर्टेंट पावरफुल रूलर और इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर टुवर्ड्स आर्ट एंड आर्किटेक्चर और लिटरेचर इन्होंने दिया था, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, ये पूछे गए हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर और हिस्ट्री दोनों का मिक्सचर पूछा जा रहा है अब, ओके। जैसे पल्लव डायनेस्टी के थे ये, इन्होंने GS1 में मीन्स में इनका आप जो भी पढ़ेंगे आज वो यूज़ कर सकते हैं। इनके कुछ टाइटल्स हैं, जैसे मट्ट विलासा, इसका मतलब होता है ग्रेट रेवेलर, ठीक है, और विचित्र विलासा यानी क्यूरियस माइंडेड, और आप कह सकते हैं यूनिक थॉट्स जिसके होते हैं, ठीक है। और गुण भ्रमंस फुल ऑफ वर्च्यूज़, ये ज़्यादातर संस्कृत और तमिल दोनों लिटरेचर में इन्होंने काफ़ी योगदान दिया है, तो ज़्यादातर आपको ये संस्कृत वाले वर्ड्स भी दिखेंगे यहाँ पर। गुण हम देखते हैं ना, तो गुण मीन्स वर्च्यूज़ या वैल्यूज़ हम कह सकते हैं। सो फुल ऑफ वर्च्यूज़ ये इन्होंने टाइटल्स लिए थे। इसके अलावा कुछ और टाइटल्स भी थे, जैसे देखिए TN टैट में पूछा गया था, तमिलनाडु टैट 2013 में, ठीक है। तो अगर तमिलनाडु स्टेट में होंगे आप, तो वहाँ से आपको ये वाले जो टाइटल्स हैं वो इजीली आपको याद होंगे पहले से, तो आपको एज था इस बार। तो यहाँ पे चित्र करपुल्ली जो है वो टाइगर अमंग द पेंटर्स है, तो यानी ये पेंटिंग भी करते थे, अच्छा, GS1 का है हमारे पास। और ललित कुरा चार्मिंग ऑफ स्प्रिंग करके इन्होंने टाइटल लिया था, और चट्टकरी यानी टेम्पल बिल्डर के रूप में लिया था। ये इंपॉर्टेंट है चट्टकरी, क्योंकि अगली बार जैसे टेम्पल आर्किटेक्चर होता है ना, तो उसमें पूछा जा सकता है कि रूलर्स का योगदान और उससे रिलेटेड कीवर्ड ये भी बनता है महेंद्र वर्मन फर्स्ट के बारे में। और देखें तो ये पावरफुल रूलर यानी मोनार्क के साथ साथ में स्कॉलर थे, प्ले राइट थे,
आर्किटेक्ट थे और पेट्रॉन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर थे, और इवन ये स्किल्ड वीणा प्लेयर थे। अगर आपको याद होगा कि नॉर्थ इंडिया में भी कोई स्किल्ड वीणा प्लेयर अपने आप को बताता था, वो आई थिंक मौर्य डायनेस्टी में था, गुप्त डायनेस्टी में था, हर्षवर्धन वाली डायनेस्टी में था। आपको मुझे बताना है कमेंट्स में अगर आपको पता है, और मैं आपको इसका आंसर कल वाले वीडियो में बता दूंगी। नेक्स्ट वन इज अदर टाइटल्स फॉर महेंद्र वर्मन फर्स्ट। ये हमने देखा था, इनको आप ज़रूर याद कर लीजिए क्योंकि इसमें से कुछ कीवर्ड्स हैं जो अगले पोटेंशियल ईयर्स में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वन जो कि यूके ट्रिपल एस सी वीडियो 2022-23 के पेपर में पूछा था, ठीक है, तो ऐसे पीएससी और एसएससी के एग्जाम्स में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। हु वॉज द राइटर ऑफ मत्तविलासा प्रहसना। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मत्तविलासा ऑलरेडी पूछ लिया गया है, आप पूछेंगे कि ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है आपका महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने ही, जो कि पल्लव रूलर है। इन्होंने इमेंस रोल दिया है तमिल और संस्कृत लिटरेचर में, और ये इनका संस्कृत का इम्पॉर्टेंट एक वर्क माना जाता है। कौन सा? ये वाला। सो इसका मतलब क्या है? अ फार्स ऑफ ड्रंकन स्पोर्ट। एक ये शॉर्ट वन एक्ट संस्कृत प्ले है, ठीक है, याद रखना है ये प्ले है या फिर बुक है, ऐसे प्रश्न भी बनते हैं, तो ये प्ले है। ये बेसिकली सटायरिकल प्ले है। रिलीजियस हिपोक्रेसी और सोशल लाइफ जो उनके टाइम की थी उसके बारे में इन्होंने इसमें दिखाया है। दैट डिस्क्राइब्स अ डिस्प्यूट बिटवीन अ ड्रंकन कपल्ली एंड अ बुद्धिस्ट मॉन्क, ठीक है। तो बुद्धिज़्म एक इंपॉर्टेंट थीम है यूपीएससी की। इससे रिलेटेड जो भी संस्कृत रिलेटेड प्ले हैं, एक्ट्स हैं या फिर जो बुक्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। ये सारी पीसीएस एग्जाम्स में भी इम्पॉर्टेंट थीम्स हैं। अब है किंगडम्स एंड किंग्स ऑफ साउथ इंडिया। क्योंकि हम पल्लव्स पढ़ रहे हैं तो आज देख लेते हैं। 3 लाइन्स रूलर्स इसमें माने जाते हैं। फर्स्ट टाइम के जो थे 250 एडी से 350 एडी के आसपास रहे थे, उनके इंपॉर्टेंट रूलर हैं शिव स्कंद वर्मन। और इनके टाइम पे प्राकृत को भी फ्लरिश करने का मौका मिला था। प्राकृत क्या है? डायलेक्ट है, और ये इम्पॉर्टेंट ऐसी डायलेक्ट या लैंग्वेज कहें जो कि जैन धर्म में काफ़ी फेमस है। और सेकेंड टाइम पर जो सेकेंड लाइन रही थी वो 350 से 550 एडी तक मानी जाती है। वो कौन सी है? विष्णु गोपा, ठीक है। विष्णु गोपा, इनको डिफीट कर दिया था किसने? समुद्रगुप्त ने। तो आपको नॉर्थ इंडिया का जो गुप्त मौर्य एम्पायर है उसमें क्या था? समुद्रगुप्त। उन्होंने विष्णु गोपा यानी कि सदर्न पार्ट तक भी समुद्रगुप्त ने अपनी एक्सपेंशन किया हुआ था, ठीक है। और संस्कृत भी यहाँ अपनाई जाती थी, किसमें? पल्लव रूलर्स में। अब जो थर्ड लाइन है वो 575 से लेकर 9th सेंचुरी तक रही थी। इसके इंपॉर्टेंट जो रूलर्स हैं उन्हीं में ही क्या है? महेंद्र वर्मन फर्स्ट है। ये 600 से 625 एडी के आसपास रहे थे। ये अलग अलग बुक्स में थोड़ा टाइमलाइन डिफरेंट हो सकती है। महेंद्र वर्मन के बारे में बताया जाता है कि ये कंटेम्परेरी थे चालुक्य रूलर पुलकेशिन सेकंड के। और फिर आते हैं नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट को क्या कहते हैं? मामल्ला भी कहते हैं। और ये कहा जाता है कि इन्होंने पुलकेशिन सेकंड को हराया था, ठीक है। और ये कंटेम्परेरी थे तीनों एक दूसरे के। और ह्वेनशांग जो है इनके कंटेम्परेरी थे। अगर ह्वेनशांग इनके कंटेम्परेरी थे तो हर्षवर्धन भी इनके कंटेम्परेरी रहे होंगे, यानी कि इनके टाइम पर आया होगा जो ह्वेनशांग है वो यहाँ। फिर नरसिम्हा वर्मन सेकंड की बात करें तो इन्हें राजसिम्हा भी कहते हैं। और संस्कृत और तमिल जो लैंग्वेजेस हैं इन्होंने इन्हें प्रमोट किया था, यानी दोनों चलती थी। फिर अगर देखें इसके आगे के अपराजिता जो थे वो लास्ट रूलर थे। इनको डिफीट किया था आदित्य फर्स्ट चोला ने। देखिए पल्लव डायनेस्टी को लास्ट में जाकर किसने कनकर कर लिया था? आदित्य चोला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग लेड अ सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द किंगडम ऑफ श्रीविजया द पावरफुल मैरीटाइम स्टेट विच रूल्ड द मलया पेनिनसुला, सुमात्रा, जावा एंड नेबरिंग आइलैंड्स। तो देखिए ये भी ना इकोनॉमिक हिस्ट्री का ही प्रश्न है। आपके जो सिविल सर्विसेज के सभी एग्जाम्स हैं वो इकोनॉमिक हिस्ट्री को काफ़ी प्रेफर कर रहे हैं एज अ थीम। यहाँ पर अगर मलय पेनिनसुला की बात करें तो ट्रेड का मैटर हो सकता है यहाँ पर, इसलिए भी इन्होंने कैंपेन की होगी, मिलिट्री कैंपेन। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास? राजेंद्र फर्स्ट चोला, चोल डायनेस्टी ने किया था। सो इनमें से किसने शक्तिशाली समुद्रवर्ती राज्य श्री विजय के विरुद्ध, जिसका शासन मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और निकटवर्ती द्वीपों पर था, एक सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? वो किसने किया था? राजेंद्र प्रथम चोल ने किया था। इनको देख लेते हैं राजेंद्र प्रथम चोल के बारे में कि इनके टाइम पर 11th सेंचुरी में लगभग चोल एम्पायर जो था वो अपने पीक पर था, टेरिटोरियल एक्सपेंशन में भी और पावर में भी। अगर देखें तो इन्होंने एक सक्सेसफुल नवल
और मिलिट्री कैंपेन चलाई थी अगेंस्ट श्रीविजया किंगडम अराउंड 10 नहीं 1025 सीई के आसपास। ओके, 1025 सीई के आसपास इन्होंने ये किया था। और एज श्री विजय जो एम्पायर था उन्होंने ट्रेड रूल्स को कंट्रोल किया था। कहाँ पर? मलय पेनिनसुला में, सुमात्रा, जावा और नियर बाय आइलैंड्स। इसीलिए ट्रेड जहाँ पर होगा ना इन्वॉल्व, वहाँ पर इकोनॉमी इन्वॉल्व हो जाएगी, और जो भी आपके हिस्टोरिक किंग्स या किंगडम्स हैं उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुए होंगे वो इसी वजह से हुए होंगे। ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट नोन ओवरसीज एक्सपेडिशन बाय एनी इंडियन रूलर। जब कोई भी चीज़ ऐसे फर्स्ट इंस्टांस में होती है तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम में आने के लिए कि ऐसा पहली बार हुआ था करके। ठीक है। हाईएस्ट, लोवेस्ट, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, ऐसी चीज़ें। इट वॉज मैंशनड इन तिरुवलंगलु प्लेट और तमिल कॉपर प्लेट्स ऑफ राजेंद्र चोला। उन्होंने खुद ही बताया था कि उन्होंने विक्ट्री भी प्राप्त की थी, मिलिट्री विक्ट्री, एंड उन्होंने गंगाई कोंडा चोला इन्होंने टाइटल भी धारण किया था। ये सब इस प्लेट में लिखा हुआ है। सिमिलर पीवाईक्यूज जो हैं, जैसे तेलंगाना पुलिस में पूछा गया, यूपीएससी सीडीएस में पूछा गया 2024 में ही। तो तेलंगाना में क्या पूछा गया था? जस्ट द शैलेंद्र रूलर्स ऑफ श्री विजया एम्पायर established two monasteries in India. They were located at नालंदा एंड नागपत्तनम। मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, कहाँ पर लोकेटेड है ये पूछा गया था। तो ऑप्शन में कौन सा था? नालंदा एंड नागपत्तनम, ये सही आंसर होगा। देखिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आपकी मोनेस्ट्रीज़ की बात हो रही है तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर का पार्ट हो गया, और फॉरेन जो एम्पायर्स हैं उनका कोई रोल था या नहीं वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर है हु अमंग द फॉलोइंग Chola kings encouraged the Sailendra rulers of Sri Vijaya to build Buddhist vihara in नागपत्तनम। बुद्धिज़्म एक जो है थीम है इंपॉर्टेंट। तो देखिए यूपीएससी ने प्रेफर किया है इसे पूछना, और चोल किंग्स इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर नागपत्तनम में क्या हुआ है ये हमको ऑलरेडी पहले से पता लग चुका था यहाँ से, और ये बुद्धिस्ट विहार है अब ये पता लग गया। ठीक है। तो परांतक का चोला तो नहीं थे। राजेंद्र फर्स्ट जो है अभी हमने देखा उनके तो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि कि उनके चोल किंग्स के साथ में अच्छे रिलेशन बने हो और उन्होंने कुछ एनकरेज किया हो किसी को आर्ट एंड आर्किटेक्चर में योगदान देने के लिए। तो इन्हें आप एलिमिनेट यहाँ से कर सकते हैं। हमारा आंसर क्या है? राज फर्स्ट है, राज फर्स्ट। तो सीडीएस में पूछा गया है, ऐसा बन सकता है नेक्स्ट प्रश्न। अब चोल के बारे में पढ़ लेते हैं। चोलास जो इंपीरियल चोलास थे उनके बारे में। ठीक है, दो चोलास थे, पहले इंपीरियल फिर बाद में भी आए थे एक। तो इंपीरियल वाले 815 के आसपास से 1050 ईडी के आसपास तक रहे थे। तो इनके फाउंडर कौन कौन से माने जाते हैं? इनके विजयलया इंपीरियल चोला के फाउंडर हैं। इनके सन थे आदित्य फर्स्ट, जो हमने देखा था ना, इन्होंने पल्लव जो थे रूलर अपराजित उनको हरा दिया था। उसके बाद जो पल्लव डायनेस्टी थी वो किसके अंडर में आ गई थी, मतलब उनको किसने डिफीट किया था? चोल डायनेस्टी के आदित्य फर्स्ट ने। ठीक है। विजयलया सेम उनके बाद उनके सन ने कर दिया था। फिर परांतक का चोला जो कि ऑप्शन में हमारे अभी ऊपर भी था, तो ये आए थे। कुछ रूलर्स यहाँ पे बीच में रहे होंगे, उसके बाद में परांतक चोला आए थे, परांतक फर्स्ट। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं वही मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इन्होंने मदुरई को कैप्चर किया था फ्रॉम पांड्य, और वो पांड्य कौन थे जिनके टाइम पर इन्होंने अटैक करके मदुरई को कैप्चर किया था? वो थे महावर्मन राजसिम्हा सेकेंड। ओके। और इसीलिए कंटेम्प्रेरी ये इनके बन जाते हैं। जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कंटेम्प्रेरी रूलर्स पूछे जाते हैं। फिर आते हैं हमारे पास कहीं ना कहीं आगे चलकर 30 ईयर का गैप होता है, तो बीच में रूलर्स और आए होंगे। राज्य फर्स्ट आते हैं, और ये राज्य फर्स्ट जो है ना, उन्होंने क्या किया था? डिस्ट्रॉय किया था चेरा नेवी को। आपको पता होगा साउथ इंडिया में चोल, चेर और पांड्या और पल्लवा ये इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज थी। तो चेरा जो डायनेस्टी थी उनकी नेवी को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया था, और इसके साथ में ही पांड्यास को भी इन्होंने डिफीट किया था। ये यहाँ पर जो है ये पीवाईक्यू नहीं है, इसलिए मैंने ये कट कर रखा है यहाँ पर। ओके। तो राजेंद्र फर्स्ट जो थे, राज्य फर्स्ट के सन थे यहाँ पर। उनके बाद जो है 2001 में इन पर पीवाईक्यू आया हुआ है। वो पूछा है कि इन्होंने डिफीट किया है भास्कर रवि वर्मन चेरा को, और किसे डिफीट किया है? अमर भुजंग पांड्या। तो चेरा को भी डिफीट किया है, पांड्या को भी डिफीट किया है, और श्रीलंका के कौन से महिंद कौन है? महिंद फिफ्थ को इन्होंने डिफीट किया, और कुछ प्लेसेस अक्वायर किए। पूरा श्रीलंका नहीं अक्वायर किया, कुछ प्लेसेस। तो राजेंद्र चोल के बारे में ये
कहा जाता है। फिर हमारे बाद में आते हैं कुट्टू टुंगा फर्स्ट और फिर कुट्टू टुंगा थर्ड, फिर लास्ट में जाकर हमारे जो लास्ट रूलर हैं वो कौन से हैं, राजेंद्र थर्ड लास्ट रूलर हैं। इनको किसने डिफीट किया था, जटवर्मन सुंदारू पांड्या सेकेंड। ठीक है, तो देखिए इम्पीरियल चोला को, पहले तो चोल ऐसी डायनेस्टी है जिन्होंने पांड्या और चेरा, चोला को तो नहीं, चेरा और पांड्या इनको डिफीट किया था। बट बाद में जाकर जो लास्ट रूलर थे इम्पीरियल चोला के, उन्हीं को किसी पांड्या ने डिफीट कर दिया था। ओके, तो ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी ऐसे 2024 2023 में आपके PYQs पूछे गए हैं, किसको किसने डिफीट किया था, कौन किसके अंडर में था, कौन किसका कंटेम्प्रेरी रूलर था, फर्स्ट रूलर कौन सा था, फाउंडर कौन सा था, इस तरीके की। अब पांड्यास के बारे में अगर बात करें तो इनकी कैपिटल कौन सी थी, मदुरई, और तेनकासी बन गई थी लेटर। ठीक है, मदुरई और तेनकासी अगर टाउन्स हैं तो ये रिलेटेड है पांड्या डायनेस्टी से। और कांची, यहाँ पर जो कांची है ना वो पांड्या से भी रिलेटेड है, और ये इंपॉर्टेंट टाउन उनके टाइम का था। ये जो कांचीपुरम है तमिलनाडु की, वो पल्लवास की कैपिटल है। ठीक है, ध्यान रखना है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। ये कौन सी है, कांचीपुरम तमिलनाडु की, जो पल्लवास की कैपिटल पहले थी। अब है पनामलई। पनामलई जो है वो पूछा गया था आपके 1997 वाले पेपर में, मतलब 1997 में पूछा था ये। और पनामलई जो है वो पल्लवास से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टाउन है। यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स हैं, तो आर्ट एंड कल्चर का ये प्रश्न है 1997 का। अब कुछ साउथ इंडिया के कल्चर को जान लेते हैं, उसमें टेम्पल आर्किटेक्चर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। सॉरी फॉर द राइटिंग जो यहाँ पर आपको इतना होच पोच दिख रहा है, बट मैं आपको पूरी तरीके से समझाने की इसे कोशिश करूँगी कि क्या लिखा है मैंने। साउथ इंडिया जो है उसमें आप देखिए तो अलग अलग, जैसे राजाओं का योगदान देने को आता है आर्ट एंड आर्किटेक्चर में या डायनेस्टी का, तो टेम्पल आर्किटेक्चर में आप कहें तो ये स्टार्ट कब हुआ था, पल्लवा के टाइम पर, और ज़्यादातर कहें तो महेंद्र वर्मन के टाइम पर। तो महेंद्र वर्मन का काफ़ी रोल रहा है। महेंद्र ग्रुप में आप देखेंगे कौन से हैं, रॉक कट टेम्पल हैं, केव टेम्पल्स इन्होंने बनाए हैं। और फिर नरसिम्हा वर्मन ग्रुप में क्या आ जाता है हमारे पास, रथ टेम्पल इन्होंने बनवाए थे। नरसिम्हा वर्मन को ही मामल्ला या फिर मामल्ला कहते हैं, और इन्होंने क्या किया था, महाबलीपुरम सिटी में काफ़ी योगदान दिया था। ये ध्यान में रखना है, महाबलीपुरम पूछा जाता है कि कौन से रूलर से रिलेटेड है, किसके टाइम पर इसको डेवलप किया जाता था सिटी को। ठीक है, यहाँ से UPSC ने इसको पूछा है। जो ये ग्रीन मार्क्ड है ना वो ऑलरेडी PYQs हैं, आ चुके हैं। 2014 का PYQ है कि मामल्लापुरम यानी महाबलीपुरम को ही कहते हैं, वहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, अर्जुन का पेनेंस दिया हुआ है, डिसेंट ऑफ गंगा, स्कल्पचर्स ऑन सरफेस ऑफ ह्यूज बोल्डर्स। ठीक है, ये सब कुछ आर्किटेक्चर में आपका काम आएगा। तो ये महाबलीपुरम का ही आर्किटेक्चर आपको बताया गया है जिसमें अर्जुन पेनेंस की बात की गई है। ये बेसिकली वहाँ पर शो किया गया है। और रॉक कट क्या है, ये एक मॉन्यूमेंट है, लगभग सेवेंथ से 8th सेंचुरी AD का है। और ये 2015 में इसकी क्रोनोलॉजी पूछी गई थी कि ये यहाँ पर जो महाबलीपुरम है उसका आर्किटेक्चर या ये सब कुछ कितना ओल्ड है, तो ये 7th से 8th सेंचुरी का है। इसके साथ साथ में अशोक के कुछ क्रोनोलॉजी पूछी गई थी, ये पहले टाइम की है, बात की है। तो आर्किटेक्चर का ऐसे सीक्वेंस पूछा जाता है कि वो कब उसका डेवलपमेंट हुआ था। फिर यहाँ पर ये क्या है, मोनोलिथिक टेम्पल है, यहाँ पर याद रखना है एक। और रथ टेम्पल जो है ना वो किसने वहाँ पर धर्मराज रथ उसको भी कहते हैं। ठीक है, ये रथ टेम्पल का एरो है, धर्मराज रथ। और जो महाबलीपुरम है उसका एक यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, और जो ये वाला PYQ है ये है, और 2015 का ये है। ओके, नेक्स्ट जो ग्रुप है, पहले दो कौन से थे, महेंद्र ग्रुप, नरसिम्हा वर्मन ग्रुप। अब जो ये वाला पार्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर वो कौन सा है, राजसिम्हा वर्मन ग्रुप। अब जो रियल स्ट्रक्चरल टेम्पल्स हैं ना वो राजसिम्हा वर्मन के टाइम से ही बनने स्टार्ट हुए थे। यहाँ पर शोर टेम्पल है, शोर टेम्पल, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये महाबलीपुरम का ही है। महाबलीपुरम में जो शोर टेम्पल है उसकी बात चल रही है। ये असल में क्या है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है महाबलीपुरम का शोर टेम्पल। और यहाँ पर कैलाश नाथ टेम्पल है, कहाँ पर, कांचीपुरम में। तो ये इनके ग्रुप में माना जाता है कि ये राज सिम्हा वर्मन के टाइम पर ये सब कुछ डेवलप हुआ था। फिर नंदी वर्मन ग्रुप आता है जिसमें कि कुछ न्यू स्टाइल से चोलाज ने डेवलप किए थे, जो कि चोला का यूनिक स्टाइल भी माना जाता है। और द्रविडियन स्टाइल में भी ये फॉलो
किया गया था। ठीक है, द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जो है, एक नगर स्टाइल होता है जो आपको नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादातर मिलेगा, और एक वेसर स्टाइल होता है जो आपको दोनों का ब्लेंड मिलेगा, नगर स्टाइल और द्रविडियन का। वेसर वाले जो आपको मिलेंगे वो होयसाला डायनेस्टी के भी मिल जाते हैं। फिर अदर जो है वो वेसर है, नायक है और विजयनगर स्टाइल, इनको भी थोड़ा थोड़ा इन्होंने ब्लेंड करने की कोशिश की थी। अगर चोला का आर्ट देखें तो द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इनके टेम्पल में दिखता है। इसकी फाउंडेशन वैसे पल्लव रूलर्स ने लगाई थी, लेकिन इसको जो जेनिथ पर पहुंचाया वो चोल ने पहुंचाया था। ठीक है, ध्यान रखिए, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि फाउंडेशन किसने रखी थी, तो पल्लव रूलर्स, लेकिन बाद में चोल ने इसे काफ़ी आगे लेकर ये गए थे। तो फाउंडेशन में अगर आएगा चोल ने तो वो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखें तो इनका टेम्पल आर्किटेक्चर कुछ इस तरीके का होता था कि ये एक बाउंड्री वॉल है, हाई बाउंड्री वॉल होती है। यहाँ पर ये जो मेन आपका गर्भगृह जहाँ पर मूर्ति रखते हैं वो दिख रहा है आपको, गर्भगृह इसे कहते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर अंतराला भी होता है, जो कि क्या है, एक टनल टाइप की होती है यहाँ पर अंतराला। और यहाँ पर सब्सिडियरी श्राइन्स आपको मिल जाएंगी, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके की। और ये इस तरीके का कुछ टाइप बनेगा, एक मेन मंदिर यहाँ पर होगा, फिर उसके यहाँ पर सब्सिडियरी श्राइन्स होंगी। ये आपको जो दिख रहा है वो क्या है, असेंबली हॉल। जब भी आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर आता है, ये ज़रूर डायग्राम आप बना के वहाँ पर आइए। भले ही आप इतनी सारी चीज़ें ना लिखें वहाँ पे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे गर्भगृह, सब्सिडियरी श्राइन्स, वाटर टैंक ज़रूर लिखे। वो यहाँ पर क्या होता था, वाटर टैंक भी इनके मंदिर में बनाया जाता है, अभी भी द्रविडियन स्टाइल में ये चलता है। और एक क्या 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 होता है, विमान, जो कि एक मोनोलिथिक विमान होता है। इतने बड़े पत्थर को ऊपर रखने में, इतने बड़े मंदिर में, वो एक अपने आप में इंजीनियरिंग मार्वल होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें क्या होती है, इंजीनियरिंग आप देखेंगे तो टेक्निक्स इन्वॉल्व होती हैं। तो विमान यहाँ पर होगा, तो विमान भी एक द्रविडियन स्टाइल का क्या है, आपका कीवर्ड है। और असेंबली हॉल है, हाई बाउंड्री वॉल्स हैं जो आपको नगर स्टाइल में नहीं मिलेंगी। नॉट ऑन हाई प्लेटफॉर्म, जो ये टेम्पल है ना, ये प्लेन प्लेटफॉर्म में मिलेगा, लेकिन नगर वाला अगर आप देखें तो यहाँ सीढ़ियाँ होती है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका जो मेन टेम्पल है वो बना रहता है। ठीक है, तो ये नगर स्टाइल होता है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो प्लेन, आपको जैसे कोई फ्लैट फील्ड मिलेगा तो वहाँ पर आप टेम्पल बना सकते हैं। गेटवे होता है यहाँ पर, जिसको गोपुरम कहते हैं। ठीक है, गोपुरम यहाँ पर, तो क्योंकि गेटवे देना पड़ता है क्योंकि बाउंड्री वॉल है। और ऑक्टागन शेप्ड इसमें आपको शिखरम मिल सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो बृहदेश्वर टेम्पल जो कि तंजौर में है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि साइट्स पूछी जाती है कि कौन सा टेम्पल कहाँ है, मैचअप टाइप में आते हैं। बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर में, इसमें बहुत हाई टेक्निक का यूज़ किया गया है। और ये भी पूछा जाता है कि किसके टाइम पर ये बना था, तो राज फर्स्ट के टाइम पे बना था, इन 1011 AD के टाइम पे। गंगाई कोंडा चोलापुरम जो टेम्पल है वो राजेंद्र फर्स्ट के टाइम पे बना था, विक्ट्री ऑफ गंगा डेल्टा इन्होंने फिर ये टेम्पल को बनाया था। एक जो राजेंद्र फर्स्ट है ना, उनका जो टाइटल है वो ये भी है, गंगाईकोंडा चोला, अभी हमने ऊपर देखा था। फिर चोला स्कल्पचर जैसे नटराज इन तांडव डांस पोस्चर, ये इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड आर्किटेक्चर के, GS फर्स्ट में, मीन्स में आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास थोड़ा बहुत मॉडर्न और मिडीवल टाइम का मिक्स है, और थोड़ा आपका इसमें जो इकोनॉमिक हिस्ट्री है वो इन्वॉल्व है। जैसे कंसिडर द फॉलोइंग फ्रूट्स, papaya, pineapple, guava. How many of the above were introduced in India by the Portuguese in 16th century और 17th सेंचुरी? सो पोर्चुगीज़ जो थे उन्होंने आपके इन तीनों में से कितने इंट्रोड्यूस किए थे इंडिया में, ये पूछा है। तो असल में पपाया, पाइनएप्पल, गुआवा, ये तीनों ही पोर्चुगीज़ ने ही इंट्रोड्यूस किए थे इंडिया में, क्योंकि पोर्चुगीज़ के अपनी खुद की कॉलोनीज़ भी थी, कोलंबियन एक्सचेंज वहाँ पर काफ़ी हुआ था। ठीक है, तो ऑल ऑफ द थ्री हमारा आंसर है। पोर्चुगीज़ का रोल किसमें रहा था, कोलंबियन एक्सचेंज, वो बहुत ही इमेंस था, क्योंकि यहाँ पर ग्लोबल एक्सचेंज की बात करें तो इन्होंने प्लांट, एनिमल, फूड क्रॉप्स काफ़ी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाए थे। कोलोनाइजेशन के टाइम पे कब हुआ था ये, 16th से 17th में इन्होंने बहुत सारी क्रॉप्स को किया था, जिसमें से पपाया और गुआवा ये दोनों हैं। अब देखिए एनवायरनमेंट में ना ये पूछा जाता है कि कौन सा जो है प्लांट या फूड क्रॉप कहाँ की नेटिव है, तो ध्यान रखना है पपाया और गुआवा जो है वो इंडिया में 16th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस की थी पोर्चुगीज़ ने, लेकिन ये नेटिव है ट्रॉपिकल अमेरिकाज की। ट्रॉपिकल अमेरिका कहाँ है, मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका वाला पार्ट है। ओके, मैक्सिको जहाँ पर है। फिर है पाइनएप्पल, पाइनएप्पल को इन्होंने 16th सेंचुरी में ही कर दिया था, नेटिव है साउथ अमेरिका का। ओके,
ये सेंट्रल अमेरिका अगर मोर कहें तो, लेकिन पाइन एप्पल कहाँ का है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से आप कह सकते हैं। फिर सिमिलर क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए थे, जैसे यूजीसी नेट 2019 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स वॉज नॉट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय पोर्चुगीज। तो पोर्चुगीज ने कौन सा इंट्रोड्यूस नहीं किया था, टोबैको भी किया है, कैश्यू नट्स भी किए हैं, पपाया भी किया है, देखिए पाइन एप्पल आया हुआ है। और यहाँ पर अदर जैसे ट्रेवलर्स हैं और जो भी रोल है कोलोनाइजेशन के टाइम पर, उनमें कौन कौन से कॉलोनियल पावर्स ने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया था उनके टाइम पे। जैसे ओपीएम देखे तो पूछेंगे, एनडीए के ऑप्शन में थे ये ओपीएम, कॉफ़ी, बीटल लीफ, ठीक है। तो ओपीएम जो है वो ब्रिटेन ने स्टार्ट किया था उसे उगाना इंडिया में, और इसको ये एक्सपोर्ट करते थे चाइना को। और कॉफ़ी जो है वो कौन लेके आए थे भारत में, वो है बाबा बुदान लेके आए थे। ये मोछा यमन से लेके आए थे, ठीक है। ऐसा कहते हैं कि ये जब वहाँ यात्रा करने गए थे तब वहाँ से ये सेवन सेवन क्या लेके आए थे, रॉ बीन्स ऑफ कॉफ़ी लेके आए थे। ये 16th सेंचुरी में इन्होंने लाए थे, और ये क्या थे उस टाइम के फेमस सूफी सेंट थे फ्रॉम इंडिया, बाबा बुदान। आप देखते होंगे कि इनके श्राइन भी है कहाँ पर, बाबा बुदान हिल्स, वो कहाँ पर है, कर्नाटक में। दिस इज़ ऑलरेडी इंपॉर्टेंट प्रश्न फॉर यूपीएससी जो जियोग्राफी है उसके लिए। ओके, जियोग्राफी कोई भी यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीएससी हो। बीटल लीव्स जो है बाय ऑस्ट्रोनेशियन ट्रेडर, मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया वाले इलाके में से, जैसे सुमात्रा, जावा, मलय पेनिनसुला, वहाँ से बीटल लीव्स यहाँ इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। हो सकता है कि कोई द्रविडियन जो ट्रेडर्स हैं या ट्रैवलर्स हैं वो किसी के कॉन्टैक्ट में इनके आए होंगे, तो उन्होंने बीटल लीव को यहाँ पर फिर इंट्रोड्यूस करवाया था। सो दीज वर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपने देखे कि मिडीवल हिस्ट्री से ना वो ज़्यादातर कौन से इकोनॉमिक हिस्ट्री के थीम्स पूछी जा रही है। ओके, तो उन पर आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के पीवाईक्यूज और करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एवरीवन। एंड आप को अगर ये वीडियोस पसंद आती हैं देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। आप इन वीडियोस को हाइप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।